सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार पूरवाल। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में किन चरों का अध्ययन किया जाता है, आज इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय एक देश की जो आय होती है वह उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। एक देश आय के विभिन्न प्रकार से प्राप्त करता है, जैसे कि कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, परिवहन, संचार, उद्योग, वाणिज्य, अनेक प्रकार की वाणिज्य सेवाएं उपलब्ध करवाता है और उनसे जो आय प्राप्त करता है। जिस देश में आय के विभिन्न स्रोत होते हैं उन देश के लोगों की आय अधिक होती है। जिन देशों की आय अधिक होती है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, और जिन देशों में आय के स्तर कम होते हैं उन देशों में लोगों की आय कम होती है और वहाँ का जीवन स्तर बहुत ही कम होता है। इसलिए एक देश में राष्ट्रीय आय का बहुत ही महत्व स्थान होता है, और राष्ट्रीय आय से ही हम हमारे देश में होने वाली प्रगति, देश में विकास में, इसमें सभी में राष्ट्रीय आय का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम देश की आर्थिक गति का पता लगाते हैं। इस प्रकार हम आज राष्ट्रीय आय के विभिन्न इन सभी स्टॉक प्रवाह, आर्थिक आय का चक्राकार प्रवाह, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय में दो शब्द होते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है प्रवाह। इन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं बात करता हूं पहले प्रवाह की। मान लीजिए आप दुकानदार हो, आपने एक वर्ष में जुलाई 1 तारीख से लेकर पूरे साल भर जून 30 तक व्यापार करते हो। आपकी दुकान में पैसा आता है और आप जब सामान खरीदते हो तो पैसा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी निरंतर चलती रहती है। पैसा आया, आपने सामान खरीदा, पैसा गया, फिर पैसा आया, पैसा गया। जो ये मौद्रिक का जो प्रवाह चल रहा है ये पूरे साल भर निरंतर चलता रह रहा है। प्रवाह के अंतर्गत जब दो समय बिंदु के मध्य आर्थिक चर का जब अध्ययन किया जाता है तो हम उसे प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक की। जब हम वर्ष के अंत में 30 जून को शाम को 5 बजे एक निश्चित समय बिंदु पर हम ये पता करते हैं कि हमारे पास दुकान में कितना कैश है, हमारे पास दुकान में कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितनी परिसंपत्तियां रखी हुई है। ये सब स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि हम स्टॉक के अंतर्गत एक निश्चित समय बिंदु के अंतर्गत जब अध्ययन किया जाता है वह स्टॉक कहलाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। आय का चक्राकार प्रवाह कैसा होता है, देखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, इसको परिवार की भी कह सकते हैं, इसको व्यवसायिक फर्म। एक उपभोक्ता जब व्यापार करता है या निवेश करता है तो वो पूंजी लगाता है, भूमि, श्रम और उद्यमी। इसके बदले उसको क्या मिलता है? पूंजी के बदले उसको ब्याज, भूमि के बदले उसको लगान, श्रम के बदले उसको मजदूरी और उसको उद्यमी के बदले उसको लाभ मिलता है। जब ये इस प्रकार आय प्राप्त करता है तो उपभोक्ता जब उपभोग व्यय करता है
उपभोग व्यय करता है तो कुछ न कुछ वस्तुएं और सेवाएं वह प्राप्त करता है। वस्तुएं प्राप्त करेगा तो उपभोक्ता पूंजी के बदले ब्याज, भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, उद्यमी के बदले लाभ, ये सब प्राप्त करेगा। इसी आय के माध्यम से उपभोक्ता व्यय करेगा और इस प्रकार से ये वस्तु सेवाएं प्राप्त करेगा। तो ये देखिए, जब उपभोक्ता जब खर्च करता है तो उत्पादक की क्या बन जाती है, आय बन जाती है, और जब उत्पादक खर्च करता है तो उपभोक्ता की आय बन जाती है। इस प्रकार ये आय का चक्राकार प्रवाह चलता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक देश जब किसी अन्य देश से किसी प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करता है तो वह उस देश की बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी के विपरीत खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब एक देश अन्य देशों से इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं उपभोग वस्तुएं क्या होती है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपभोग खरीदने के बाद ही हो जाता है। जैसे ही हमने उपभोग की वस्तुएं खरीदी उनका उपभोग हो जाता है, वह उपभोग वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि हमारी खाने पीने की वस्तुएं, बुक्स हो गई, वाहन हो गया, कपड़े हो गए, अनेक प्रकार की जो भी वस्तुएं होती है जो मानव उपभोग करता है वह उपभोग वस्तुएं कहलाती है। उपभोग की वस्तुओं को हम उत्पादन के साधनों में प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पूंजीगत वस्तुएं। देखिए, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो टिकाऊ होती है, इनका लाभ हमें अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है और पूंजीगत वस्तुओं की सहायता से ही हम मशीन खरीदते हैं। पूंजीगत वस्तु में मशीन, बांध का निर्माण, भूमि का निर्माण करना, मशीन खरीदना, प्लांट लगाना, ये सब हमारी पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है और पूंजीगत वस्तुओं से ही हम अनेक प्रकार का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार पूंजीगत वस्तुओं के हमें लाभ निरंतर मिलता रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए, मध्य वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वह अंतिम वस्तु नहीं होती है। मान लीजिए ये एक शर्ट है, इस शर्ट को मैंने बनाने के लिए कपड़ा खरीदा और कपड़ा मैंने टेलर को डाल दिया, तो जब ये अर्धनिर्मित टेलर के पास पड़ी है, क्योंकि इसका मैं उपभोग नहीं कर सकता, ये अंतिम वस्तु नहीं बनी है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। केवल और केवल राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे मौद्रिक निवेश। देखिए, मौद्रिक निवेश क्या होता है, जब उत्पादक अपने व्यापार में नगद व्यय करता है तो वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। क्या करता है, नगद व्यय करता है तो वह क्या कहलाता है, वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक निवेश। जब एक उत्पादक मौद्रिक निवेश के द्वारा मशीन खरीदता है, प्लांट बनाता है, अनेक प्रकार की सामग्री खरीदता है, तो ये मौद्रिक निवेश वास्तविक निवेश में बदल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सकल निवेश। देखिए, सकल निवेश क्या होता है, अब निवेश भी दो प्रकार का होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। हम बात करेंगे पहले सकल निवेश की। एक उत्पादक जब वर्ष के शुरुआत में अपने उत्पादन करने के लिए जो मशीन खरीदता है, जो प्लांट लगाता है, जितना व्यय करता है वह सकल व्यय कहलाता है। मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदी और वर्ष के अंत पर तक इसने उत्पादन किया। उत्पादन करने के पश्चात मशीन में 10,000 रुपए की टूट फूट हो गई, गिसावट हो गई,
क्योंकि उत्पादन करेंगे तो मशीन भी घिसेगी, किसी प्रकार की नए औजार में उसमें कुछ खर्चा भी होगा। जब हम सकल निवेश में से ये टूट फूट और घिसावट को माइनस कर देंगे, यानी कि सकल निवेश में से टूट फूट घिसावट जो होती है उसको हम हास कहते हैं। इसी हास को सकल निवेश में से घटाया जाता है तो हमें शुद्ध निवेश ज्ञात होता है वर्ष के अंत में। इस प्रकार देखिए सकल निवेश क्या हुआ, 1 लाख रुपए का जो हमने मशीन खरीदी ये हमारा सकल निवेश हो गया। सकल निवेश में से हमने मूल्यह्रास घटा दिया 10,000 रुपए का, तो बचा कितना 90,000 रुपए। तो ये 90,000 रुपए हमारा शुद्ध निवेश कहलाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं घरेलू सीमा की अवधारणा। देखिए घरेलू सीमा की अवधारणा क्या होती है और सामान्य निवासी की अवधारणा क्या होती है। घरेलू सीमा की अवधारणा समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये इसकी सीमा है। ये तो सीमा हुई, इधर अन्य देश है, पाकिस्तान है, इधर चीन है, ये इनकी सीमाएं हो गई। इधर हिंद महासागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अरब सागर हो गया। अब इधर ये समुद्र है, इधर भी कोई भी आर्थिक नहीं होती है, इस समुद्र के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जहाज के माध्यम से, इधर से भी होता है। यहां पर भी हमारी कुछ जलीय सीमाएं होती है जो कि 200 मील तक होती है। ये भी हमारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही मानी जाती है। तो भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी आर्थिक क्रिया होगी वह भौगोलिक सीमा की अवधारणा में मानी जाती है। यानी कि इस देश में इस सीमा के अंतर्गत जो भी कुछ उत्पादन होगा वह घरेलू उत्पादन में काउंट होगा। इसके बाद करते हैं सामान्य निवासी की अवधारणा। सामान्य की निवासी की अवधारणा में केवल देश की नागरिकता, देश की नागरिकता के बारे में विचार किया जाता है। इसमें इस देश के निवासी और जिस देश के जो निवासी होते हैं वो अन्य देशों में जो भी उत्पादन या व्यापार करते हैं, वहां से जो आय प्राप्त करते हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं घरेलू उत्पाद। एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए घरेलू उत्पाद में क्या क्या शामिल किया जाता है। घरेलू उत्पाद के अंदर एक देश की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी देश के निवासी प्लस विदेशी, भाई इस देश में इस सीमा के अंदर जो भी है उसके अंदर विदेशी भी तो जो निवास कर रहे हैं ना, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये घरेलू उत्पाद कहलाएगा। घरेलू उत्पाद में एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर देश के निवासी, विदेशी निवासी और विदेशी कंपनियों जो भी है, जो भी उत्पादन कर रही है, जो भी आय प्राप्त कर रही है, वो घरेलू सीमा में हम इसको ऐड करेंगे। इसके बाद करते हैं हम राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद, इसके अंतर्गत, राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हम देश के नागरिकों, जो इस देश में रह रहे हैं, भारत की बात कर लेते हैं, भारत में निवासी हैं,
और भारत के लोग प्लस करेंगे भारत के नागरिक जो अन्य देशों में भी आय प्राप्त कर रहे हैं उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में केवल हम अंतर है, इसमें हम अन्य देशों की आय, अन्य हमारे जो देश के नागरिक हैं जो अन्य देशों में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां से जो उत्पादन कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं उसको शामिल करेंगे। और इसमें केवल भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है उसको शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है। देखो राष्ट्रीय आय को मैंने आपको शुरुआत में बताया, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। क्या है? राष्ट्रीय आय प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। इसके बाद करते हैं राष्ट्रीय आय एक वर्ष से संबंधित होती है। भारत में ये इकतीस मार्च का ये समय है, होता है। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय गणना उसी देश की मुद्रा में गणना की जाती है। जिस देश की बात हम करेंगे, जैसे हमारे भारत में तो हम हमारे देश की जो मुद्रा है उसी में इसकी गणना होती है। राष्ट्रीय आय में केवल आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का, अनार्थिक क्रियाओं को उसमें ऐड नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही ऐड किया जाता है। तो यह है राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी। देखिए अगर आपको ये जीडीपी समझ में आ गई तो आप जीएनपी और एनएनपी ये सब आसानी से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी एमपी की। देखिए जीडीपी एमपी क्या होती है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जी का मतलब ग्रोथ, डी का मतलब डोमेस्टिक, डी का मतलब प्रोडक्ट, एनपी का मतलब मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, मैंने बताया था आपको, ये इंडिया है, इसकी जो भौगोलिक सीमा है, देखिए बाजार कीमत पर हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एमपी क्या होती है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर देश के निवासी प्लस विदेशी निवासियों
व कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को व अर्धनिर्मित वस्तुओं व भंडार में वृद्धि GDP-MP कहलाती है। देखिए मैं दोबारा GDP-MP क्या होती है। देखिए एक देश की जो भौगोलिक सीमा है, इस भौगोलिक सीमा में देश के निवासी भी हैं, विदेशी भी यहां निवास कर रहे हैं, और जो कंपनियां हैं ये जो के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं, कोई ना कोई उत्पादन तो करेगा, कोई ना कोई तो किसी न किसी प्रकार की जो आय प्राप्त करेंगे। यानी कि एक देश के निवासी प्लस विदेशी निवासी प्लस के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग व अर्धनिर्मित वस्तुएं व भंडार में वृद्धि GDP-MP कहलाती है। समझ में आया। देखिए GDP-MP के बाद हम बात करते हैं GDP को। देखो सूत्र के माध्यम से देखिए C बराबर उपभोग व्यय निवेश व्यय सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, ये होता है इसका सूत्र के माध्यम से। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करता हूं GDP-MP। देखिए एक देश की घरेलू सीमाओं के भीतर देश के निवासी, विदेशी निवासी व कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम सेवाओं का योग व अर्धनिर्मित वस्तुओं के भंडारण में वृद्धि को हम GDP-MP कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद हमने किया, उसके बाद हम बात करेंगे NDP-MP, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए जब हम GDP में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारा NDP-MP यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, GDP हमने बताई थी, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूं, सकल घरेलू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि एक देश के निवासियों, विदेशी निवासियों और कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग व भंडारण में वृद्धि का योग GDP-MP कहलाता है। GDP-MP में से यानी कि हमारा जो मूल्यह्रास हुआ, हमने जो उत्पादन किया, जो मशीनें हमारी घिसी हुई, हमारी जो हानि हुई, उन सबको घटाने पर GDP-MP में से जब भी मूल्यह्रास घटाया जाएगा तो हमें NDP-MP यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। इसके बाद हम बात करेंगे FC। ये क्या होती है? देखिए
जब हम जीडीपी एमपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारे पास एनडीपीएमपी यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो प्राप्त होता है, यानी कि एनडीपीएमपी जो मार्केट प्राइस है, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। क्योंकि जो मार्केट प्राइस जो होता है उसमें टैक्स से जुड़ा होता है, गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाती है और जो कुछ सब्सिडी दी होती है वो उसको हम इसको ऐड कर देंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एनडीपीएमपी में से इसमें से हम टैक्स और अनुदान घटा देंगे तो हमें एनडीपीएफसी यानी कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद याद कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, केवल और केवल हमें जीडीपी आनी चाहिए। केवल अगर जीडीपी आ गई तो हम सब कुछ एक के बाद एक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जीडीपी हमने ज्ञात करी, जीडीपी में से हमने जीडीपीएमपी में से मूल्यह्रास घटाया तो हमें एनडीपीएमपी यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला, और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से हमने इनकम टैक्स और सब्सिडी घटा दी तो हमने बाजार की साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाल लिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे जीएनपी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, यानी कि अब हम बात करते हैं राष्ट्र की। यहां तक तो हमने जीडीपी डोमेस्टिक यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात कर दी, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पाद की। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जब हमने जीडीपी निकाल ली तो जीडीपी में हम एनएफआई को ऐड कर देंगे तो हमारी जीएनपी निकल जाएगी। देखिए जीडीपी और जीएनपी में केवल और केवल किस चीज का फर्क है, जीडीपी में हम हमारे जो देश के नागरिक हैं जो विदेशों में जो हम इनकम कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी जीएनपी यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम ज्ञात कर सकते हैं। केवल इसका फर्क है, हम जीडीपी यानी कि जीडीपीएमपी में हम एनएफआईए निकाल देंगे। इसके बाद हम बात करें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जब हमने जीएनपी निकाली यानी कि जीडीपी एमपी में से एनएफआईए को जोड़ दिया तो हमारी जीएनपी आ गई, और जीएनपी जब हम ज्ञात करेंगे तो जीएनपी एमपी में से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें
बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।